कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, उनमें मैंने फॉर्मूलों के बेस पे सोल्व करा। अब अगर हमें हेंस लॉ अप्लाई करना है तो कैसे करना है, एक तो वे प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है उसे समझ लीजिए। टॉपिक है लैटिस एनर्जी। नोट्स में सब लिखा है, ध्यान से सुनिए बस। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी किसको कहते हैं? देखिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से हम इसे पढ़ते आ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था। क्या है लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी है, दो तरीके से आप इसे स्टेट कर सकते हो। हम 1 मोल आयनिक कंपाउंड को बनाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को बनाते हैं, उसके किससे बनाने हैं? गैसियस आयन से। 1 मोल आयनिक कंपाउंड को बनाना है गैसियस आयन से, रिक्विसाइट नंबर ऑफ गैसियस आयंस, वर्ड से ये यूज होता है। तो जब हम 1 मोल आयनिक कंपाउंड को बनाते हैं रिक्विसाइट नंबर ऑफ गैसियस आयंस से, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, जो रिलीज होती है। यानी कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज। अब हम इसको रिवर्स कंडीशन में भी स्टेट कर सकते हैं। अगर हम इसको रिवर्स कंडीशन में स्टेट करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम 1 मोल आयनिक कंपाउंड को 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस आयंस में ब्रेक कर देते हैं, ध्यान रखना भाई, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को गैसियस आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस में रिक्वायर एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो यहां लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होती है, ऊपर नेगेटिव। तो देखिए ये डिटेल आप पहले पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग में, यहां तक कि अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लैटिस किसकी ज्यादा है किसकी कम, तो आपने पढ़ा था स्मॉल साइज आयंस की लैटिस ज्यादा होती है और जितना ज्यादा चार्ज होता है उतनी लैटिस ज्यादा होती है। एक और पॉइंट आपने पढ़ा था जिसका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी लैटिस ज्यादा है। यानी कि बाकी लैटिस की कंडीशन आपको मैंने करा रखी। यहां तक कि अगर मैं लैटिस की एप्लीकेशन पूछूं तो वे भी आपको पता है। एक तो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी में इसका यूज है। कौन से आयनिक कंपाउंड? जो मोनो एटॉमिक आयंस, जितनी ज्यादा लैटिस उतना ज्यादा स्टेबल। इसके अलावा आपको मैंने इसकी एक और एप्लीकेशन बताई थी सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में। सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में आपको बताया था कि वे आयनिक कंपाउंड मोर सोलिबल होते हैं जिनकी लैटिस कम। तो ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। अब हम यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ क्या पढ़ेंगे तो वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो लैटिस एनर्जी की डिफाइन तो क्लियर होगी सभी को, पूरी डिटेल हमने केमिकल बॉन्डिंग में कर ली थी। अब यहाँ पर लैटिस एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं, तो याद रखना है लैटिस एनर्जी को हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं और उस इनडायरेक्ट मेथड को हम नाम देते हैं बोर्न-हैबर साइकिल। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज बोर्न-हैबर साइकिल? बोर्न-हैबर साइकिल क्या है? तो याद रखना है इट इज ए इनडायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ध्यान से सुन लो भाई जरा, अगर आपको पेपर में आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बोर्न-हैबर साइकिल, तो क्या बोलेंगे? इट इज ए इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी फाइंड करने का इनडायरेक्ट मेथड है। क्या है ये? तो हम इसमें हेंस लॉ से समझते हैं। सुन लो जरा सभी बच्चे, नोट्स में एक एक पॉइंट लिखा है, आपको कुछ नहीं लिखना, ध्यान से सुनो। हाँ पेपर में न्यूमेरिकल आ जाए तो करना ना चाहिए, बहुत हार्ड लगता है, जबकि है कुछ नहीं। अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl को। फॉर्मेशन ऑफ NaCl को हम NaCl सॉलिड को बनाते हैं। अब इस एग्जांपल को हम बोर्न-हैबर साइकिल से डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक कंपाउंड है NaCl, इसको हमें बनाना है। बोर्न-हैबर साइकिल से हमें इसे सीखना है। तो अब हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ हेंस लॉ के बेस पे सोचते हैं कि अगर हम NaCl को डायरेक्ट बना दें, देखो डायरेक्ट कैसे बनेगा? एलिमेंटल स्टेट से। यहाँ एलिमेंटल है सोडियम, सोडियम सॉलिड और हाफ Cl2 गैस। तो अगर हम NaCl को डायरेक्ट बना दें एलिमेंटल स्टेट से, तो ये कहलाएगी इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। याद है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब
किसी भी कंपाउंड के एक मोल को बनाना है उसके एलिमेंटल स्टेट से, इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब आगे बढ़े इसमें, अब क्या होगा, अब ये तो हमने डायरेक्ट बना दिया, अब अगर हम इनडायरेक्ट बनाए तो हम क्या करेंगे, पहले सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में बदलेंगे। जानते हैं प्रोसेस क्या है, जब सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में बदलेगा, सब्लिमेशन, और यहां जो एंथैल्पी यूज होगी उसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हो। तो मैं इसे इधर लिखता हूं, अब ये क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और सोडियम गैसियस आयंस बनाएगा। आप सभी को पता है जब गैसियस एटम गैसियस आयंस में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए इसको कहते हैं आयनेशन एंथैल्पी, यानी कि पहले हमने सोडियम से गैस बनाई और फिर आयंस। अब ऐसे ही यहाँ पहले क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करके क्लोरीन एटम बनाते हैं। और जरा ध्यान देना भाई, क्लोरीन का जब बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ ध्यान दो जरा, क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो 2 क्लोरीन एटम बनेंगे। जब क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा 2 क्लोरीन एटम बनेंगे। अब इन क्लोरीन एटम हमने यहाँ एक क्लोरीन बनाया, तो 2 इस अकेले बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। आप कल पढ़ भी रहे थे, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर एनर्जी चाहिए उसे बॉन्ड एनर्जी, लेकिन इससे 2 Cl बनते हैं, हमें चाहिए 1, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी, हम बॉन्ड एनर्जी का हाफ लेंगे क्योंकि हमें 1 Cl चाहिए। अब ये Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl निगेटिव बनाएगा। और आप सभी को पता है 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा था, जब कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, यानी कि हम एक तो डायरेक्ट NaCl बना दे, Na पॉजिटिव Cl, और एक एलोटोप स्टेप में कर। अब ये दोनों आयंस कंबाइन होंगे, और जैसे ये दोनों आयंस कंबाइन होंगे क्या बनेगा, सुन लीजिए, जैसे ये दोनों आयंस सब कंबाइन होंगे, ये दोनों आयंस सब कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, ध्यान रखिए, ये बनाएंगे NaCl, ये बनाएंगे NaCl। अब बताइए, जब गैसियस आयंस कंबाइन होकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो इस प्रोसेस में अभी मैंने आपको बताया, जब गैसियस आयंस, अभी आपको बताया, जब गैसियस आयंस कंबाइन होकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो रिलीज एनर्जी को लैटिस एनर्जी, तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, जो यहां आएगी इसको हम नाम देंगे लैटिस एनर्जी। तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये कंडीशन हमने यहां लिख दी कि हम चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, और डायरेक्ट बनाने में जो एनर्जी आती है इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट है अलग अलग नाम है। अब यहां हमें हैसलो लगाना, हैसलो क्या कहता है, सुन लो जरा, अप्लाई हैसलो। अब अगर हम यहाँ हैसलो लगाएं तो हैसलो क्या कहेगा, जरा ध्यान से सुन लीजिए, अप्लाइंग हैसलो, हैसलो क्या कहता है, हैसलो कहता है किसी रिएक्शन को एक स्टेप में करो या एलोटोप स्टेप में करो, एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। यानी कि जो डेल्टा H फॉर्मेशन है, डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन है, ये अकेला इन सबके सम के इक्वल है, यानी कि सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और प्लस लैटिस एंथैल्पी। अब होता क्या है, जब आपको ये न्यूमेरिकल आएगा, समझना जरा से पूछिए, जब आपको ये न्यूमेरिकल आएगा, एक 2 तरीके से ये पूछा जा रहा है भाई, आपसे पेपर में 2 तरीके से पूछा जा रहा है। एक तो आपको ये न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल जब आता है तो इनमें सारी वैल्यू देगा, एक छोड़ देगा, कोई से भी छोड़ सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोड़ देता है, कभी लैटिस छोड़ देता है, एक को छोड़ेगा इनमें से, बाकी सब देगा। आपसे पूछेगा तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है और चार्ट बनाकर आप उसकी वैल्यू पुट करो, सोल्व करो। एक कभी कभी ये डायरेक्ट एग्जांपल आता है कि व्हाट इज बोर्न हैबर साइकिल, जैसे पोलिंजिल में बहुत आता है, व्हाट इज बोर्न हैबर साइकिल, बोर्न हैबर साइकिल क्या है, तो आप बता सकते हो इट इज ए इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और फिर कहते हैं एक एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन कीजिए, तो अब आपको ये पूरा एग्जांपल लिखना है
अब इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी क्योंकि 3 नंबर में या 5 में ये आपको आएगा, तो इनकी वैल्यू याद करके जाना NaC। अगर न्यूमेरिकल आ गया तो कोई दिक्कत है, न्यूमेरिकल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर न्यूमेरिकल नहीं आया और आपको ही ये पूछ ले एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करो तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो सभी बच्चे कोशिश करना एक एग्जाम्पल की वैल्यू याद कर लीजिए। ये था हेसुल। अब देखो यहां तक मैंने जो आपको ये चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी। अब मैं कुछ हेसुलों से रिलेटेड प्रॉब्लम कराना चाहता हूं। ये लिखा हुआ है भाई, देखो नोट्स में सारी चीजें हैं, नोट्स में देख सकते हो ये कहां लिखा है। पेज नंबर 14 पे लैटिस एनर्जी क्या है। इट इज द एंथैल्पी चेंज विच अकर व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन गैसियस स्टेट। फिर है बोर्न हैबर साइकिल। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंटल। We use an indirect method where we construct an enthalpy diagram called a Born-Haber cycle। ये वो डायग्राम है। अब इसमें दिखा रखा है सब्लिमेशन ऑफ Na, पहले Na का सब्लिमेशन किया, फिर Na का आयनाइजेशन किया, फिर डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन किया, फिर इलेक्ट्रॉन गेन बाई क्लोरीन एटम कराया, फिर Na और Cl को कंबाइन करके बनाया, ये लैटिस है। और फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट है। फिर नीचे लिखा है द कंप्लीट process involving the formation of 1 mole of NaCl directly and through a series of steps indirectly may be represented by a cyclic process as shown in figure। अब इसको इन्होंने डायग्राम की फॉर्म में भी दिखाया, जैसे आपके सामने ये बनना है। फिर इन्होंने अप्लाइंग हेसुलो सारी वैल्यू पुट करी और लैटिस एनर्जी निकाल दी। समझ में आ गया भाई? हाँ भाई, यहाँ समझ में आ गया नहीं बोलो। अब मैं कह रहा था आपसे कि एनसीईआरटी बुक आपके पास हो, तो अब मैं एनसीईआरटी में एक तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उन्हें मुझे करानी। अब जरा ध्यान देना सभी बच्चे भाई, देखो मैं अब आपको कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करा रहा हूं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर थर्मोडायनेमिक्स, सुन लो भाई जरा। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 14, 15 ये दोनों हमें बहुत जल्दी समझनी। सुन लीजिए प्रॉब्लम नंबर 14 एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। अपने सामने एनसीईआरटी बुक रखिए। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स किस चैप्टर की है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कौन सी प्रॉब्लम है जरा ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है? 14 में जरा ध्यान से पढ़ें हम। यहां ध्यान रखना मैं थर्मोकेमिस्ट्री वाले ही 2 पार्ट है। क्या कहता है? ये कहता है 14 में कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम द गिवन डाटा। देखो आपसे पूछा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताइए, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? देखो बताइए, मैं डायरेक्ट करूं, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आप इसके वे देखो गिवन डाटा को, अगर गिवन डाटा देखो तो पहले मिथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन में जलाया, फिर कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया, फिर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाया, तीनों की कंबस्शन दी है। तो मैं अपनी तरफ से रिएक्शन लिख दूं और कंबस्शन की वैल्यू दी है, फॉर्मूला लगा दूं। लेकिन मैं हेसुलो सिखाना चाहता हूं, तो अब हेसुलो के अकॉर्डिंग क्या है तो सुन लीजिए। मैं यहाँ गिवन रिएक्शन लिख रहा हूं, जरा गिवन डाटा आप भी लिखिए मेरे साथ साथ। गिवन डाटा, क्या डाटा गिवन है? पहली रिएक्शन हम हेसुलो से कराना चाह रहा हूं, फॉर्मूले से नहीं करा रहा। मैं क्लियर बोल रहा हूं, मैं फॉर्मूले से करा दूं, लेकिन फॉर्मूले से बहुत कर लिया आपने, अब रिएक्शन से हेसुलो से सीख। तो देखो क्या है पहली कंडीशन। पहली कंडीशन दी है मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो आप किसके साथ? 3/2 और 2 से। क्या बना? इससे बना CO2 प्लस 2H2, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, और इसकी वैल्यू भी दी डेल्टा H। क्या वैल्यू है भाई इसकी? डेल्टा H की डेल्टा H कितनी है? इसकी है -726 किलो जूल पर मोल। ये इसकी वैल्यू। अब आ गया बढ़ते सेकेंड रिएक्शन। अगर हम सेकेंड रिएक्शन को देखें, सेकेंड रिएक्शन में सी गैस नहीं है भाई, ये सी सॉलिड है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई भी। सी सॉलिड को O2 में हम जला रहे हैं, क्या बना? CO2 गैस, और यहाँ डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है इसकी -393 किलो जूल पर मोल।
किलो जूल पर मोल। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन क्या दी है? थर्ड रिएक्शन दी, H2 गैस की रिएक्शन कराई है इसके साथ, हाफ O2 के साथ, क्या बना? H2O गैस, वो लिक्विड बना, इसकी डेल्टा H दी है -286 किलो जूल पर मोल। अब ये क्या कहता है? तो देखो मेरी बात सुनिए, हेसलो का बहुत सीधा सा रूल है, जो भी रिएक्शन दिए हैं उन रिएक्शन को लिख लीजिए, जैसे आपने यहां लिख ली। अब जो आपका एम है उस एम को लिखिए। अब हमारा एम क्या है, जरा ध्यान से देखना, वी एम टू हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो हमें मिथाइल अल्कोहल बनाना है लिक्विड फॉर्म में, और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें चाहिए। अब ये ध्यान रखना, ये हमें चाहिए, तो रिएक्शन हमें खुद लिखनी आनी चाहिए। रिएक्शन कैसे लिखेंगे भाई? आप सभी बच्चों को फॉर्मेशन की बताइए। एक कार्बन है तो कार्बन सॉलिड ले लो, सॉलिड लिखने का मतलब वो ग्रेफाइट ही माना जाता है, ग्रेफाइट ही माना जाता है, याद रखना। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 2H2 गैस और हाफ O2 गैस, ये इसकी कंडीशन। तो आपको ये मिथाइल अल्कोहल बनाना है, तो हमारा एम है मिथाइल अल्कोहल बनाना है। अब मैं हेसलो यहां आपको अप्लाई कराना चाहता हूं। अब हेसलो क्या कहता है? हेसलो कहता है किसी रिएक्शन को एक स्टेप में करें या ए लॉट ऑफ स्टेप में एंथैल्पी चेंज से। तो यानी कि जो ऊपर रिएक्शन है, अब इन रिएक्शन को ऐसे अरेंज करना ये नीचे वाली रिएक्शन आ जाए। अब कैसे करना है? तो एक तरीका है, देखो इन इक्वेशन में प्लस माइनस किया जाता है, बस और कुछ नहीं। अगर मोल्स है, मोल्स चेंज है तो मल्टीपल करनी, बस समझिए। और अगर अपोजिट साइड है तो माइनस कर। मान लीजिए कोई चीज हमें लेफ्ट में चाहिए और ऊपर राइट में, साइड बदलनी है तो माइनस, और अगर सेम साइड है तो ऐड, अगर मोल्स कम ज्यादा है तो मल्टीपल। तो जरा ध्यान से सुनिए, एम आपका ये है, आपको ये लानी है, तो बताइए ये रिएक्शन लानी। ऊपर वाली रिएक्शन में देखो कार्बन सॉलिड है क्या कहीं? कौन सी रिएक्शन में है? सेकंड में। और किधर है? लेफ्ट। और लाना कहां है? लेफ्ट। तो कार्बन है लेफ्ट में और लाना भी लेफ्ट में है, तो इसका मतलब इक्वेशन सेकंड को सिर्फ ऐड करें, कुछ नहीं करना, ध्यान दें। तो इक्वेशन सेकंड को हमने ऐड किया, इक्वेशन सेकंड में कार्बन है सॉलिड, हमें सेम साइड लाना है तो डायरेक्ट ऐड करें। अब दूसरा पॉइंट, हमें चाहिए हाइड्रोजन, कितने मोल्स? 2। ऊपर हाइड्रोजन है क्या? हाँ है, लेफ्ट में, इक्वेशन थर्ड में, लेकिन 1 मोल है, हमें कितने लाने हैं? 2। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? सेम साइड है तो ऐड करेंगे, इक्वेशन थर्ड को हम ऐड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे सामने? मोल लाने हमें 2 और ऊपर है 1, तो 2 की मल्टीपल भी करेंगे, और कुछ नहीं। क्या किया भाई हमने? इक्वेशन सेकंड को तो ऐसे ही रखा, इक्वेशन थर्ड में क्योंकि हमें चाहिए 2H2 और हमारे पास कितने हैं ऊपर रिएक्शन में? 1, तो उसमें 2 से मल्टीपल करके, सेम साइड है तो ऐड होगा। दोबारा से सुन लो, अगर सेम साइड स्पीसीज है तो ऐड हो। अब इससे आगे बढ़े, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कभी मत करना बैलेंस, क्योंकि ऑक्सीजन तीनों में होता है, वो खुद हो जाता है ऑलरेडी, उसे आपको नहीं करना। ऑक्सीजन कभी बैलेंस नहीं कर। अब इससे आगे बढ़े, अब हमें मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल किस, देखो तो मिथाइल अल्कोहल कहाँ है? तो मिथाइल अल्कोहल है ऊपर, हमें कहाँ चाहिए? राइट साइड, और ऊपर दे रखा है लेफ्ट साइड। तो साइड क्या है? अपोजिट। जब साइड अपोजिट है तो माइनस करना, माइनस इक्वेशन 1, बस और कुछ नहीं। ये 3 लाइन लिखनी होती हैं बस। अब जैसे ही हमने ये रिएक्शन लिखी, इससे डेल्टा H0F आ जाए, क्या होगा? डेल्टा H0F कैसे आया? सुन लो जरा। अब आपको इनके सामने वैल्यू लिखनी है और कुछ नहीं। ये डेल्टा H0F आ गया। अब ये जो आपने लिखा है ये वैल्यू ऐसे ही लिखनी है इनकी। इक्वेशन सेकंड को सेम रखना, जैसे 393 प्लस 2 इंटू इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू जो भी है 2 से मल्टीपल होगी, 286 माइनस इक्वेशन 1 की वैल्यू, इक्वेशन 1 है -726, बस आंसर आ गया। इसको कहते हैं हेसलो। यानी कि जो हमारा एम है, जो रिएक्शन हमारे सामने है, इस रिएक्शन को हमें ऊपर वाली रिएक्शन से बनाना, ये काम इसमें किया जाता है और कुछ नहीं।
ये ध्यान। अब बस जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर, और ये कुछ और नहीं है, ये वही फॉर्मूला था एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन वाला ही, अलग कुछ। तो वो चक्कर में नहीं पड़ना, बस ये रिएक्शन को लिखकर कैसे करते। सभी बच्चे इसे नोट कर लें भाई। देखो एक दो प्रॉब्लम करोगे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी थोड़ा सा हार्ड लगेगा। हाँ भाई, अब क्या करें, वैल्यू निकाल सकते हो। देखो -393 माइनस कितना हो जाएगा 572 माइनस प्लस हो गया 726, आंसर आ जाएगा इतने किलो जूल पर मोल। अब देखो 15 से आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया, क्योंकि 15 प्रॉब्लम इसकी सबसे मेन और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 15 प्रॉब्लम इसकी सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है। और वही एसटी वालों को मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, बहुत पूछते हैं आपके स्कूल में ये 15 प्रॉब्लम। एमजी में तो आसान आती है प्रॉब्लम, एसटी में बहुत पूछते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 को, तो जरा ध्यान से कर चुके भाई नोट। कोई एक आध बच्चा मैसेज लिख दो। चलिए ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दीजिए, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान। प्रॉब्लम है 15, और देखो इसमें बहुत ध्यान से मेहनत करना, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। अगर ये समझ में आ गई तो समझ लीजिए किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, थर्मोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा ध्यान से पढ़िए, क्या कहते हैं, बहुत हार्ड प्रॉब्लम है। इसमें कहता है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, इस प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज बताइए। अब दिया क्या है, कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सीसीएल बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी भी पूछिए, चलो वो बाद में देखेंगे। दिया है डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन, डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन, यानी कि 2 एटोमाइजेशन दी, 1 फॉर्मेशन दी, 1 वेपोराइजेशन दी। तो इसका मतलब मिक्स दी नहीं, बोलो। यहां अगर हम वे फॉर्मूले लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सारों को रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम देखो लिखेंगे गिवन, साथ साथ लिखते भी रहना। पहली इक्वेशन बना रहा हूं, देखो पहली वैल्यू क्या दी है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखिए मैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बना रहा हूं CCl4। बता सकते हो भाई वेपोराइजेशन कैसे बनता है, रिएक्शन लिखते हुए मैंने समझाया था। CCl4 लिक्विड है, लिक्विड के 1 मोल को गैस में बदलना है, इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। तो रिएक्शन हमें बनानी है नीचे लिक्विड से गैस, और इसकी वैल्यू कितनी है 30.5 किलो जूल पर मोल। अब दूसरा पार्ट देखिए, आगे कहता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4। अब CCl4 की हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को देखें CCl4 की, तो CCl4 इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब बताओ भाई, इसके 1 मोल को बनाना है, किससे बनाओगे, एलिमेंटल स्टेट से, एलिमेंटल कार्बन सॉलिड और 2Cl2 गैस, कार्बन सॉलिड और 2Cl2 गैस से आप इसको बनाओगे। ये कहलाएगी इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और कितनी वैल्यू दी है भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी है -135.5 किलो जूल पर मोल, ये इसकी वैल्यू दी। अब इससे तीसरे पार्ट को देखिए, यानी कि तीसरी रिएक्शन को देखो, क्या लिखा है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की एटोमाइजेशन की एंथैल्पी है, यानी कि कार्बन गैस बनानी है किससे, कार्बन सॉलिड से, और इसकी वैल्यू दी है, कितनी दी है, डेल्टा एच, एटोमाइजेशन नोट लगा सकते हो सब, क्योंकि सब में नोट लगा है। कितनी वैल्यू है बोलो, 715 किलो जूल पर। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट, यानी कि फोर्थ रिएक्शन, क्या है फोर्थ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, अब क्लोरीन को गैसेस एटम में बदलना है, 1 मोल, क्लोरीन के 1 मोल को गैसेस एटम में बदलना, ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगी। ये ध्यान रखो, कितनी वैल्यू होगी इसकी, इसकी वैल्यू है 242 किलो जूल पर, ये आपको ध्यान। तो ये 4 रिएक्शन दे रखी हैं, बोलो मैंने
स्टेटमेंट को रिएक्शन में बदल दिया। रिएक्शन समझ में आई या नहीं, बस यही मेन है और कुछ। अब हम वी एम लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है। बोलो क्या फाइंड करना है? तो देख सकते हो आप यहां हमारा एम क्या है, लिखें वी एम टू। क्या एम है भाई? हमें ऊपर जो रिएक्शन है इसकी एंथैल्पी निकालनी है। क्या रिएक्शन है जरा? CCl4 गैस, इससे हम C गैस प्लस 4Cl गैस ये हम बना रहे हैं और इसकी डेल्टा H नोट हमें निकालनी है इस रिएक्शन। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये एम है। अब ऊपर वाली रिएक्शन ऐसे अरेंज करना ये बच जाए बस। अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाली 4 रिएक्शन है, उन्हें या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए ये ध्यान रखना, अगर सेम साइड है तो ऐड करेंगे, अपोजिट साइड है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम साइड है तो ऐड करेंगे, अपोजिट साइड है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। साथ साथ एक चीज पर और आप स्पेशली यहां ध्यान रखोगे, वो क्या है जरा उसे सुन लीजिए। भाई सेम साइड है तो आप क्या करोगे? बोलो ऐड, और अपोजिट साइड है तो सब्ट्रैक्ट। अगर मोल्स की जरूरत है तो मल्टीपल करेंगे। देखो हमें चाहिए CCl4 गैस, देख के बताओ ऊपर, हमें चाहिए CCl4 गैस। CCl4 गैस कहां है? राइट साइड, और हमें चाहिए लेफ्ट साइड। मोल सेम है तो हम क्या कर दें? माइनस इक्वेशन 1। बताओ ये बात, पहला पॉइंट समझ में आया नहीं? हमें CCl ये एम है हमारा, ये टारगेट हमें लेफ्ट साइड चाहिए और वहां ऊपर राइट है, तो हम साइड बदलने हैं, माइनस करें। पहला पॉइंट समझ में आया? आगे बढ़ते, हमें C गैस चाहिए, तो C गैस किधर है? एरो के राइट साइड चाहिए, ऊपर भी राइट है, तो इसका मतलब इक्वेशन 3 को हम ऐसे ही ऐड कर देंगे, इसमें नहीं चेंज किया। बोलो भाई समझ में आ गया? आगे बढ़ते, अब हमें चाहिए 4Cl गैस राइट साइड और ऊपर 2Cl है, हमें 4 चाहिए, साइड सेम है, तो क्या करें? हम करेंगे 2 इंटू इक्वेशन 4। 2 क्यों कर रहे हैं भाई मल्टीपल इक्वेशन 4 में? 2 इस वजह से कर रहे हैं जिससे ये हमारी 4 वैल्यू आ जाए, जिससे ये हमारी 4 वैल्यू आ जाए। भाई 2 है, 2 की मल्टीपल करते ही 4 हो जाए। तो जो रिएक्शन हमें चाहिए वो आ गई, लेकिन हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी अगर आप ध्यान से देखें। क्या आएगी? अगर मैं रिएक्शन को ऐसे लिख दूं जैसे मैंने ये लिखा है, देखो अभी अगर मैं रिएक्शन को लिख दूं, लिख भी रहा हूं मैं एक बार, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर रहा हूं, जरा देखना सभी बच्चे, अब मैं रिएक्शन को भी पुट कर सकते हैं अपनी स्कूल के हिसाब से, देख लेना। माइनस CCl4 लिक्विड, एरो के इधर लिख रहा हूं मैं, एरो के इधर लिख रहा हूं, हाँ एरो के इधर लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं एरो के? देखो ध्यान से, एरो के इधर लिख रहा हूं मैं माइनस CCl4 गैस। तो इधर मैंने CCl4 गैस लिखी, इधर लिक्विड लिखा। तो ये कौन सी इक्वेशन लिखी मैंने? फर्स्ट। अब इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को सेम जोड़ना है, जैसे C सॉलिड है, इधर C गैस है। अब इक्वेशन 4 2 से मल्टीपल, तो 2 से मल्टीपल 2Cl2 गैस है। कुछ स्कूल में कहते हैं ऐसे भी लिख के दिखाओ, यानी कि जैसे अरेंज करा है, तो वो भी इसमें आ जाएगा 4Cl गैस। अब आपके सामने प्रॉब्लम आ रही कि ये पूरी तरीके से अब कैंसिल आउट नहीं हो रही, क्योंकि देख सकते हो यहाँ CCl4 लिक्विड बच रहा है, फालतू आ गया, हमें जरूरत नहीं थी। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? तो हमें याद रखना है ये जो इक्वेशन छुटी हुई है इसका भी यूज करना, ऐसे करना है कि जो ये सॉलिड है या गैस है ये खत्म हो जाए। तो हम क्या करें? तो हम यहाँ ये करते हैं, हम इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते। अगर हम इक्वेशन सेकंड को यहाँ माइनस कर दें, जरा देखो इक्वेशन सेकंड को अगर अब हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? सुनो जरा देखो, सारी चीजें सही हो जाएंगी। इक्वेशन सेकंड को माइनस करते ही ये माइनस C सॉलिड हो जाएगा, ये माइनस, सुनो भाई, माइनस C सॉलिड माइनस 2Cl2, ये हो जाए। अब आगे एरो मैं इसे रफ करके दोबारा से आगे लिखा, माइनस 2Cl2 गैस। अब एरो, एरो के बाद क्या था यहाँ देखो, माइनस CCl4 गैस थी, माइनस
नहीं सॉरी प्लस C गैस थी और 4Cl गैस थी। अब हमने क्या किया, अब ये CCl4 ये माइनस CCl4 लिक्विड भी आ गया। तो देखो अब मैंने यहाँ ये सेकंड इक्वेशन भी लिखी, सेकंड भी C सॉलिड और 2Cl2 ये भी लिखी। अब इससे क्या हुआ जरा आप सभी बच्चे ध्यान दो। अब देखो अब आप जो यहाँ कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर सकते हो, क्या C सॉलिड से, हाँ जरा देखो C सॉलिड से C सॉलिड कैंसिल, 2Cl2 गैस से 2Cl2 गैस कैंसिल, ये CCl4 लिक्विड है उधर ले जाओ या उसे इधर लाओ, इससे ये कैंसिल। तो अब नेट क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा, उधर CCl4 बचा, ये इधर आ जाएगा तो इधर CCl4 गैस और C गैस प्लस 4Cl ये यहां बचा, ये आपको ध्यान। तो इसका मतलब अगर हम इन चारों रिएक्शन को ऐसे अरेंज करें तो जो हमारी रिएक्शन है वो आ जाती है। अब इसके बाद हम नीचे उन्हीं वैल्यू को लिख रहे हैं इसी के हिसाब से जैसे हमने ये इक्वेशन अरेंज करी। तो अब देखिए वैल्यू आएगी हमारी कैसे, डेल्टा H R हमें निकालना था, क्या करेंगे इक्वेशन 1 की वैल्यू माइनस करेंगे और इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी है देखो जरा 30.5, इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी है 30.5, फिर अच्छा माइनस करेंगे 30.5, इक्वेशन 3 की वैल्यू हम ऐसे ही रखेंगे, इक्वेशन 3 की वैल्यू कितनी थी 750, फिर इक्वेशन 2 की वैल्यू में वो सॉरी 4th की वैल्यू में 2 से मल्टीपल 242, फिर इक्वेशन 2 की वैल्यू को माइनस करेंगे -135.5। इस तरीके से आप वैल्यू अरेंज करोगे और नेट वैल्यू जो आएगी आपकी वो यहाँ कितनी आ रही है, तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाए, कितनी वैल्यू आ रही है 1600, देखना भाई कितनी वैल्यू आएगी इसकी, कितनी वैल्यू आएगी बोलो 30.5 1304, ये आ गई भाई इतने किलो जूल पर। तो ये था आंसर जो हमें पता। अब यहाँ एक चीज पे आपको स्पेशली ध्यान देना है, इस प्रोसेस में जिसकी आपने एनर्जी निकाली है इसमें हुआ क्या है, तो जरा नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझा रहा हूँ, सुन लीजिए। देखो हुआ ये जो CCl4 है इसमें CCl4 में 4 Cl बॉन्ड है। अब जब ये ब्रेक होकर किसमें बदला है C गैस प्लस 4Cl गैस, तो यहाँ कितने बॉन्ड ब्रेक हुए 4। अगर मुझे बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन बॉन्ड, एक बॉन्ड की मुझे 1 CH और CCl बॉन्ड, अगर मुझे CCl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बतानी है तो क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 CCl बॉन्ड, तो यहाँ 4 बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी थी वो, तो जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आई उसे 4 से डिवाइड कर दो, कितनी आई 1304 को 4 से डिवाइड कर दें, कितनी वैल्यू आ रही है भाई 326 किलो जूल पर मोल। तो ये बॉन्ड एनर्जी भी आ जाती है। देखो ये प्रॉब्लम बहुत मेन थी जो आपके सामने है, सभी बच्चे बहुत आराम से इसको लिख लें। देखो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम थी, फिर कहता हूं मैं हर बच्चे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये काफी पूछी जाती है। आराम से नोट करना, देखो कैसे आपको ये कर। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 50 करा रहा हूँ, एक मिनट जो आपने प्रॉब्लम भेजी है अक्सर अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत जल्दी नोट करो भाई, आराम से लिखना पूरी प्रॉब्लम को वैल्यू के साथ। ये 5 मार्क्स में आएगी, अगर पेपर में आई तो भाई मैंने यहाँ ये रिएक्शन लिख के भी बता दिया कैसे कैंसिल किया। सेम प्रॉब्लम आती है, सेम वैल्यू आती है, कोई दिक्कत नहीं अगर आप इसे याद भी कर लो। देखो मेरी बात सुन लीजिए, एनसीईआरटी की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। हो चुका भाई, बाई चांस किसी का रह रहा हो तो कोई नहीं, मैं दोबारा से यही स्लाइड कर दूंगा, फिलहाल नेक्स्ट वाली स्लाइड को कर लीजिए। देखो ये मेन और इंपॉर्टेंट कंडीशन थी जो आपको मैंने बताई।